हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमने कल +1 क्लास का जो हमारा टॉपिक किया था उसमें हमने किए थे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स, मीन्स कैथोड एंड एनोड रेज। अब जैसे ही पता चला कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी होते हैं एटम में, तब तक न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ था, वो तो काफ़ी लेट हुआ है, 1932 में डिस्कवर हुआ था। तो उससे पहले साइंटिस्ट अब किस में लगे कि अरेंज कैसे हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट लगे। तो सबसे पहले जो एक सिंपल जो मॉडल दिया था वो दिया था जे थॉमसन ने। कोई नया नहीं है, आपने 9th क्लास में पढ़ा है जे थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। अब जे थॉमसन मॉडल में क्या था, उसने क्या लिया, ही कंसिडर एटम एज ए यूनिफॉर्म स्फीयर, स्फेरिकल माना एटम को, इन विच पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली सेपरेटेड। पॉजिटिव चार्ज ये पूरे के अंदर यूनिफॉर्मली सेपरेट है। And he said electrons are embedded on it like seeds in watermelon या dry fruits on a Christmas pudding। उसने क्या कहा, atom is a uniform sphere of या in which positive charge is uniformly separated and the electrons are embedded on it या in it कर सकते हो, like seeds in watermelon। जैसे वाटरमेलन में, तरबूज के अंदर बीज हर जगह फैले हुए हैं, ज़्यादातर फ्रूट्स में नहीं तो एक जगह होंगे, बीच में कहीं, इसमें वाटरमेलन की तरह है। या और क्या कह सकते हैं हम, यहाँ के बाद जो हमने किया ना एम्बेडेड ऑन इट लाइक, इसको हम ये भी कह सकते हैं लाइक ड्राई फ्रूट्स ऑन ए क्रिसमस पुडिंग। किसी क्रिसमस पुडिंग के ऊपर जो ड्राई फ्रूट्स हैं, जैसे कोई भी पुडिंग लो, उसके अंदर हम जब ड्राई फ्रूट्स डालेंगे कोई सीक्वेंस तो आएगी नहीं, हर जगह बीच में दाएं बाएं कहीं ना कहीं कोई ना कोई निकलेगा। ऐसे ही इसमें है। इसने क्या कहा, एक अच्छी बात उसमें क्या हुई थी उस टाइम जो लोगों को ऑब्जर्व की हुई कि ओवरऑल जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो बराबर है, सो दैट एटम एज ए होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जो पॉजिटिव चार्ज है एंड नेगेटिव चार्ज वो क्या होगा, इक्वल, जिससे क्या होगा, एटम एज ए होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जो आपको पता है ये बहुत सारी ड्रॉबैक रही जो आगे हम दूसरे मॉडल के साथ एक्सप्लेन कर देंगे। इसके बाद हमारा जो सक्सेसफुल हुए उस टाइम पर काफ़ी हद तक हुआ, जिसने इसमें से बहुत सारी लिमिटेशंस दूर की, वो आया था हमारा रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम 1909 में, 1909 में एक मॉडल प्रपोज हुआ था। अब वो भी क्योंकि न्यूट्रॉन तो तब तक भी डिस्कवर नहीं हुए थे, न्यूट्रॉन तो 1932 में चैडविक ने डिस्कवर किए थे, सी चैडविक। तो चैडविक से पहले न्यूट्रॉन तो किसी को पता ही नहीं थे, क्योंकि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थे, अपनी प्रेजेंस शो नहीं कर रहे थे। लेकिन रदरफोर्ड ने उनके बारे में कुछ बताया था, वो कैसे, अभी ध्यान से देखो पता चल जाएगा। रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। रदरफोर्ड ने क्या बताया, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसके अंदर उसने अल्फा पार्टिकल्स को ड्रॉ किया था। अल्फा पार्टिकल लिए, अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, अल्फा पार्टिकल जो होते हैं ये हैवी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं, और वो भी हाई स्पीड से जो मूव कर रहे हो, मूविंग हैवी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। या हम कह सकते हैं He2 पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं जिनका मास कितना होगा, 4 यूनिट। इसने यहां पर एक स्लिट लगाई लेड की, जिसके अंदर से एक थिन बीम हीट जा सकती थी
और यहां पर इसने ली थिन गोल्ड फॉइल। थिन गोल्ड फॉइल क्यों ली? क्योंकि हमें पता है गोल्ड सबसे ज़्यादा मैलिएबल था, बहुत पतला करना है, और इस वजह से इसने गोल्ड फॉइल ली। और इसके चारों तरफ ये लगा दी एक फोटोग्राफी प्लेट, मूवेबल फोटोग्राफी प्लेट। यहां से वो फिर ऑब्जर्व करेगा। यहां हमने लगा दिया एक मूवेबल माइक्रोस्कोप। जब उसने यहां पर अल्फा पार्टिकल्स जब डाले, अल्फा पार्टिकल फास्टली मूविंग पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, और इसके चारों तरफ उसने इसको कोटेड किया किससे? जिंक सल्फाइड से। जिंक सल्फाइड क्यों? जिंक सल्फाइड क्या काम करेगा? एक अल्फा पार्टिकल डिटेक्टर का काम करेगा। जब वो अल्फा पार्टिकल इसके साथ टकराएंगे तो कुछ स्पार्किंग होगी, कुछ लाइटनिंग होगी, जिसे वो ऑब्जर्व करेगा कि वो कहां टकराए। जब ये पार्टिकल आए तो उसने ऑब्जर्व किया कि ज्यादातर क्या होंगे, वो पार्टिकल स्ट्रेट आएंगे, इसके अंदर से विदाउट एनी डिफ्लेक्शन वो चले गए। कुछ एक जो थे वो एक स्मॉल एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए, और कोई एक आधे वापस जो डिफ्लेक्ट यहां पर डिटेक्ट ही नहीं हुआ, बैक उसी साइड में आ गया। या इसको मैं और थोड़ा सिंपल बनाऊं तो इस तरीके से दिखा सकते हैं हम। उसने जब अल्फा पार्टिकल ड्रॉ किए तो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। फ्यू अल्फा पार्टिकल गेट डिफ्लेक्टेड टू ए वेरी स्मॉल एंगल। और वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड बैक इन सेम डायरेक्शन। ये उसने अपने एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्व किया था। क्या क्या ऑब्जर्व किया उसने? ये तो पता चल गया कि उसने एक्सपेरिमेंट कैसे किया। ये अल्फा पार्टिकल का कोई सोर्स है। अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं? हैवी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है हमारे, या हीलियम 2 पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। जब उसने गोल्ड फॉइल के ऊपर डाले तो ज्यादातर स्ट्रेट पास हो गए विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। तो उसने पहली ऑब्जर्वेशन क्या की? मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स more than 90% passed straight through thin gold foil without any deflection। ज्यादातर सीधे निकल गए, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुई, एज इट इज स्ट्रेट। दूसरा उसने ऑब्जर्व किया few alpha particles get deflected to a very small angle, means वो जो एंगल होगा ना लेस देन 90 डिग्री। तीसरा उसने यहां से ऑब्जर्व किया वेरी फ्यू, कितना? 1 आउट ऑफ 20,000 अप्रोक्स या अबाउट। एक क्या हुआ? गेट डिफ्लेक्टेड बैक इन सेम डायरेक्शन या टू ए लार्ज एंगल, यानी कि एंगल जो होगा ग्रेटर देन 90 डिग्री या मे बी 180 डिग्री, वापस उसी डायरेक्शन में आ जाए। ये उसने क्या किया? उस एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्व किया। अब यहां पर अगर हम जे थॉमसन लेते हैं, जो अभी हमने पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग तो क्या होता है? ऐसे नेगेटिवली चार्ज थे, तो अगर यूनिफॉर्मली है पॉजिटिव चार्ज तो ये तो सारे के सारे सीधे जाने चाहिए थे। पॉजिटिव में से अगर कोई पॉजिटिव पास होता तो सारे एक जैसे पास होते या बिल्कुल भी नहीं होते। तो वो यहां पर फेल हो गया था, वो इन चीजों को एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता था एक्सपेरिमेंटल को, जो हमारे रदरफोर्ड ने किया। अब रदरफोर्ड ने जो चीज ऑब्जर्व की उसके हिसाब से उसने कंक्लूजन क्या निकाला? उसने कंक्लूजन निकाला कि अगर ज्यादातर पार्ट जो अल्फा पार्टिकल है पास हो गए स्ट्रेट, कोई चीज कब स्ट्रेट पास हो सकती है? अगर रूम में हम कोई हल्की सी बॉल भी फेंकें और अगर हल्के से धागे भी लटके हुए हैं तो भी वो स्ट्रेट नहीं जा पाएगी। मीन्स तभी जा सकती है वो बिल्कुल खाली पड़े हैं। इसका मतलब है जो मैक्सिमम स्पेस है मैं यहां पर डाल रहा हूं, जो उसने ऑब्जर्वेशन से कंक्लूजन निकाला। कंक्लूजन जो फर्स्ट था वो क्या था?
बिकॉज मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू द थिन गोल्ड फॉइल, ये आप लाइन लिखोगे। इट मीन्स जो मैक्सिमम स्पेस है इनसाइड एन एटम इज वैकेंट या एम्प्टी, जो भी लिखना है, ज्यादातर खाली पड़ा है। फिर उसने कहा फ्री अल्फा पार्टिकल गेट डिफ्लेक्टेड टू ए वेरी स्मॉल एंगल। अब क्योंकि हमने क्या कहा, अल्फा पार्टिकल क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो पॉजिटिव किससे डिफ्लेक्ट होगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव से, नेगेटिव तो अट्रैक्ट करता। इट मीन्स वहां पर कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज तो है एटम के अंदर। तो इसने कहा इट मीन्स देयर मस्ट बी सम पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स इनसाइड एन एटम, जो क्या थे हमारे प्रोटॉन्स। और उसने इसको क्या माना, उसको इसने माना न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की डिस्कवरी रदरफोर्ड ने की थी। थर्ड जो कंक्लूजन है वो क्या निकाला है इन्होंने पाया कि वेरी फ्यू पार्टिकल गेट डिफ्लेक्टेड बैक इन सेम डायरेक्शन। इसका मतलब क्या लिया, क्या निकला कि जो न्यूक्लियस है वो बहुत ही छोटा और बहुत ही हैवी है। अब ये दो बातें हम कैसे लिख पा रहे हैं, अब देखो ये पॉजिटिव तो हमने चार्ज के बेस पर किया, अब हम कह रहे हैं इट मीन्स जो न्यूक्लियस है इज वेरी स्मॉल एंड वेरी हैवी। इसको एक्सपेरिमेंटली हम भी समझने की कोशिश करते हैं। सपोज हमने 20,000 पार्टिकल इधर भेजे, तो इसके साथ अगर ये ज्यादा बड़ा है तो बहुत सारे पार्टिकल टकराएंगे, इसके बजाय इधर से आ रहे होते तो ये कम एरिया मिलता तो कम पार्टिकल टकराते। तो स्मॉल तो इस वजह से लिया कि अगर वो बड़ा होता तो 20,000 में से कोई एक ही नहीं आता, ज्यादा टकराते, ज्यादा वापस आते। हैवी कैसे, सपोज मान लिया ये एक अल्फा पार्टिकल हैवी, अगर इससे टकराया इट कम बैक इन सेम डायरेक्शन। अगर वो पार्टिकल इससे हैवी होता, ये बोर्ड इससे टकराए मार्कर से, तो क्या मार्कर से टकरा के बोर्ड बैक जाता, नेवर, ये अपने साथ ही ले जाता ना। तो हैवी है और वो टकरा के वापस आए, इट मीन्स न्यूक्लियस उससे कहीं ज्यादा हैवी है। तो यहां से उसने क्या ऑब्जर्व किया कि ये वेरी हैवी और वेरी स्मॉल। ये क्या आई थी हमारी ऑब्जर्वेशंस। अब इन ऑब्जर्वेशंस के बेस पर रदरफोर्ड ने अपना एक मॉडल दिया, वो मॉडल देखते हैं क्या है। तो क्या मॉडल दिया रदरफोर्ड ने फिर इन ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन के बेस पर। रदरफोर्ड ने कहा कि जो न्यूक्लियस है वो बहुत हैवी और बहुत छोटा है, और उसने इसको कहा माना एटम के सेंटर में। मीन्स जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हैं जिनसे मिलकर न्यूक्लियस बना वो कहाँ पर है, सेंटर में। तो उसने क्या क्या दिया अपने मॉडल के मेन पॉइंट्स। उसने कहा जो एटम है उसके अंदर जो न्यूक्लियस है, जो मैक्सिमम जो मास है या मेन मास है वो कहाँ पर होगा, न्यूक्लियस में। इसने कहा जो न्यूक्लियस है वही क्या होगा, मास जितना होगा मेन मास वही कंसिडर करेगा, और ये वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू एटम। मीन्स द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू एन एटम। समझने के लिए इसने क्या बता, जे थॉमसन ने बता दिया था जो साइज ऑफ एटम है वो अप्रोक्सीमेटली 10⁻10 मीटर होगा। और तो इसने बता जो न्यूक्लियस का साइज है वो अप्रोक्सीमेटली कितना होगा, 10⁻15 मीटर। वॉल्यूम की अगर मैं रेशियो निकालूं, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ एटम, तो कितनी आएगी, 10⁻15 का क्यूब, क्योंकि हम डायरेक्ट बाकी चीजें तो कट जाएंगी, 10⁻10 का क्यूब। तो ये अप्रोक्सीमेटली अगर मैं इसको जनरल एग्जांपल में समझाऊं कि अगर मैं न्यूक्लियस को एक क्रिकेट बॉल मान लूं या टेनिस या क्रिकेट बॉल, तो जो एटम है वो कितना होगा, उसका रेडियस लगभग 5 किलोमीटर लंबा। तो इतना छोटा है एज कंपेयर टू एटम न्यूक्लियस। फिर इसने कहा जो न्यूक्लियस है ये बहुत हैवी, हमने पीछे भी बताया कि बहुत हैवी है। मीन्स जो मेन मास है वो न्यूक्लियस की वजह से, और न्यूक्लियस में क्या है, न्यूक्लियस कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, जिसको क्या कहते हैं हम, प्रोटॉन्स, एंड सम अदर न्यूट्रल
पार्टिकल्स, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। क्योंकि चैडविक ने मैंने बता 1932 में डिस्कवर किया क्या? प्रोटॉन। CHADWIC। चैडविक ने कब डिस्कवर किया? 1932 में। रदरफोर्ड ने मॉडल कब दिया? 1909 में। तो तब तक इसने इसको क्या बोला कि जो मास है ना वो किसकी वजह से है? प्रोटॉन की वजह से, और कुछ अदर पार्टिकल है न्यूक्लियस में न्यूट्रल, उनकी वजह से है, जिसको कंबाइन फॉर्म को इसने क्या बोल दिया? न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स का मतलब है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों मिलके। गॉट इट? फिर इसने क्या कहा? हमारा अगला पोस्टुलेट कहा कि जो न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहे हैं, वो कैसे रिवॉल्व हो रहे हैं? वेरी हाई स्पीड से। इसने कहा जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आर नॉट स्टेशनरी, स्टेशनरी नहीं है, दे आर, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग विद ए वेरी हाई स्पीड। ये बहुत ही ज्यादा स्पीड से मूव कर रहे हैं। किसके अराउंड? न्यूक्लियस के अराउंड, अराउंड द न्यूक्लियस। और इसने कहा कि ये फिक्स पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं, लाइक, इसने कहा लाइक जो प्लैनेट्स हैं अराउंड सन, जैसे प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व होते हैं ना, ऐसे इसने कहा ये उसके अराउंड हो रहे हैं। इसलिए इसने क्या बोला? इसको प्लैनेटरी रिवोल्यूशन या प्लैनेटरी मोशन बोल दिया। इसको ध्यान रखना, ये अभी आगे एक्सप्लेन करेंगे जिसकी वजह से दिक्कतें क्या आई। तो ये चीजें इन्होंने इसके बारे में बताई थी। अब वैसे तो आगे देगा तुम्हारे ड्रॉबैक्स, मैं ड्रॉबैक भी यहीं पर बता देता हूं। ड्रॉबैक क्या रही? मेन ड्रॉबैक ये रही कि एक तो ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम नहीं बता पाया कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से होंगे, फिर वो बाहर न्यूक्लियस के अराउंड कैसे होंगे। दूसरा मेन ड्रॉबैक क्या रही? इसने कहा प्लेनेटरी मोशन में होते हैं। अब प्लेनेटरी मोशन पर थोड़ा सा आते हैं, इलेक्ट्रॉन का मास क्या है? नेग्लिजिबल, जबकि प्लैनेट्स का मास वो मासिव है, कैन नॉट नेग्लेक्ट। दूसरा इसने कहा कि ये उसके सन के अराउंड जैसे रिवॉल्व होते हैं। अब ये किसके अराउंड रिवॉल्व हो रहा है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कैसा? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन कैसा? नेगेटिव। अब हमारे अगर क्लार्क मैक्सवेल लॉ के बारे में जाएं, कूलम्ब्स लॉ आप लोग आगे पढ़ोगे 12th में, या अभी मैं थोड़ा बता दूं क्या होता है, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, या कोई भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लग जाएगा तुम्हारा। या तुमने ग्रेविटेशन में पढ़ा है M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू जी लग जाता है। उसी तरीके से इसने कहा कि अगर ये ऐसे होगा, कैसे? प्लेनेट की तरह, तो क्लार्क मैक्सवेल जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने बताया अगर एक चार्ज बॉडी दूसरी चार्ज बॉडी के अराउंड अगर रिवॉल्व होगी तो क्या होगा? मैग्नेट की फॉर्म में वो कुछ एनर्जी रिलीज करती जाएगी। अगर वो एनर्जी रिलीज करेगी, अब देखो अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐसे रिवॉल्व कर रहा था, ये हमारा न्यूक्लियस है, यहाँ है, वो अगर पहले ऐसे रिवॉल्व किया तो अगले राउंड में उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, फिर और कम होगी, फिर और कम होगी, लास्ट में क्या होगा? वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। इससे तो एटम ही कोलैप्स हो जाएगा, जो पॉसिबल ही नहीं है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जहाँ पर हैं वहाँ पर गिर पाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर रिवॉल्व होंगे और प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होंगे। तो इस वजह से ये स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जहां जो एक्सप्लेन नहीं हुई, कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइंस जो आगे आएगा हमारा टॉपिक, वो एक्सप्लेन नहीं हुआ। तो बहुत सारी चीजों में यहाँ ड्रॉबैक भी रह गई थी, जो फर्दर हमारा इसके बाद हम जो मॉडल पढ़ेंगे बोहर मॉडल, वो भी आपका 9th में आया था, ये भी आया था, और जे थॉमसन भी, उसने उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन किया था। तो आज के लिए जे थॉमसन, रदरफोर्ड मॉडल और इसकी लिमिटेशन ये करोगे। थैंक यू।